हेलो एवरीवन, दिस इज़ थर्ड लेक्चर फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसके अंदर हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। मैग्नेटिज्म के अंदर डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म कवर हो गया था। ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ ग्राफ तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज जो है हमारा वो हमें फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ना है और एंटी फेरो को हम पढ़ेंगे और उसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे नोट्स जैसे मैंने बना रखे हैं ना, ऐसे ही बनाने हैं बिल्कुल। So, like paramagnetism, ferromagnetism is also associated with permanent magnetic movement, but ferromagnetic materials are characterized by spontaneous magnetization. अब ये क्या नया टर्म आ गया? जैसे पैरामैग्नेटिज्म में हमने देखा था कि उसके अंदर भी मतलब एक क्या होती है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। ठीक है, और नेट क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। इस तरह से फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी होती है परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स, लेकिन फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या चीज़ अलग है वो है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, दैट इज़ नॉन ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है ना, तो भी उसके अंदर एक नॉन ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन होगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, द स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल कंटेन ए नंबर ऑफ स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स विच आर स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड। मतलब एक हमारा मटीरियल है जैसे तुम्हें दिख रहा है, इसके अंदर ये छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए हैं। इसमें हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक नेट मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, सारे सारे इस तरफ को हो रखे हैं मूवमेंट, इधर को भी हो रखे हैं, इधर को भी हो रखे हैं। तो इस पर्टिकुलर को एक डोमेन बोलते हैं। ये सभी अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ये सब स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच डोमेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सचेंज फील्ड बीई। तो ये जो इनकी नेट मैग्नेटाइजेशन आ रही है, सब के सब एक तरफ को मैग्नेटाइज हो रखे हैं। ठीक है, तो वो किस चीज़ की वजह से आ रही है, इसके अंदर एक एक्सचेंज फील्ड बीई प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी वजह से आ रही है। उसी की वजह से एक पैरेलल अलाइनमेंट हमारा हो रहा है एटॉमिक डाइपोल्स का। अब देखो यहाँ मज़ेदार चीज़ क्या है, ये जैसे किसी भी एटम के अंदर डाइपोल्स होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, एक अगर इस तरह से हमारा अलाइंड है नॉर्थ साउथ, दूसरा हमारा साउथ नॉर्थ होना चाहिए, तभी हमारा चीज़ें न्यूट्रल बन के चलेंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जो पैरेलल में भी जो हमारा डाइपोल आ रहा है वो भी हमारा उसके पैरेलल अलाइंड है उसी डायरेक्शन में। तो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा इन सब को एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर सेम उसमें अलाइन करने के लिए। तो वो उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज फील्ड बोलते हैं। वीस फील्ड भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, वीस फील्ड भी इसी का ही नाम होता है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इट कैन बी कंपेयर विद 1000 टेस्ला अप्रॉक्स। ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक डोमेन के अंदर अगर एक्सचेंज फील्ड की बात करें हम। इसका ओरिजिन वगैरह क्या है, कैसे है, वो हम किसी और उसमें डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ सम टाइम कॉन्स्टेंट्स। अभी हम मेनली फोकस करेंगे चीज़ों पे। ठीक है, तो ये डोमेन है, इसके अंदर एक्सचेंज फील्ड होता है, उसकी वजह से ये जो एक तरफ को मैग्नेटाइज हो रखे हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं इस पर्टिकुलर एक डोमेन के अंदर। ये डोमेन बाउंड्री होती है, ये बिल्कुल शार्प बाउंड्री नहीं होती हैं मैं अभी आगे दिखाऊंगा किस तरह से बाउंड्री होती है। ठीक है, और अगर एक पर्टिकुलर फेरोमैग्नेटिक ओवरऑल मटेरियल को जब देखा जाएगा तो उसके अंदर भी एम टोटल क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, मतलब डोमेन्स भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं चलिए, ये शायद समझ में आ गया हो आगे बढ़ते हैं, एक्सचेंज फील्ड की बात कर लेते हैं। तो अगर एक बी फील्ड अप्लाई करा जाए, ठीक है, बाहर से, तो किसी भी एक डोमेन के अंदर कितना इफेक्टिव बी इफेक्टिव क्या होगा, वो बी अप्लाइड और बी एक्सचेंज फील्ड। ठीक है, एक्सचेंज फील्ड वही अंदर वाला आपको पता ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी प्लस लैम्डा एम। तो बी ई जो है वो लैम्डा एक एम के इक्वल होगा एक डोमेन के अंदर। यहाँ लैम्डा क्या है, 20 मॉलिक्यूलर फील्ड कांस्टेंट है और एम मैग्नेटाइजेशन है ही। और ये इंटरनल फील्ड की बात हो रही है उसके अंदर। ठीक है, एक डोमेन के अंदर। अभी पीछे हमने पढ़ाई था मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जो मतलब पैरामीटर्स में पढ़ा था वही हमारा फेरो में भी लग जाएगा, एन जी जे म्यू बी बी जे। ठीक है, ये आपको टर्म्स पता ही हैं क्या क्या है। ठीक है, ये अपना एंगुलर मोमेंटम हो गया, एक मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो अंदर होता है। ठीक है, और ये एन डेंसिटी कंसनट्रेशन हो गई, जी हमारा लैंडे जी फैक्टर हो गया, और ब्रेजन फंक्शन, और ये अपना बोहर मैग्नेट्रॉन और इस आज जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मेनली फोकस किस पे करेंगे, ससेप्टिबिलिटी और हिस्टेरेसिस लूप वगैरह क्या होते हैं इसके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही
तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए एक रिलेशन होती है टेम्परेचर के थ्रू, अगर हम देखें तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, C/T-TC H क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, C क्यूरी कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, और TC क्या है, T है हमारा क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें क्या बताती है, ठीक है, मतलब एक टेम्परेचर के बाद, मतलब TC क्यूरी टेम्परेचर किसे बोलते हैं, उस टेम्परेचर के बाद क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन वैलिड है, T से ग्रेटर दैन TC से, मतलब TC से ग्रेटर दैन होगा तब हम क्या है मैग्नेटाइजेशन निकाल सकते हैं, और ऐसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, M/H हो जाएगा, या M को इधर रख देंगे तो ये C/T-TC, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काई इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/T-TC। इसी को क्यूरी-वीज लॉ भी बोलते हैं, ये वैलिड है T ग्रेटर दैन TC के लिए। ठीक है, T लेस दैन TC होगा वो भी मैं बताऊँगा क्या सीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप TC आपको पता करना है, TC की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो TC इक्वल टू होता है C लैम्डा। क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू जो होगी वो C लैम्डा होगी। C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है, और लैम्डा क्या है हमारा, ये अभी पढ़ा था पीछे, V इज मॉलिक्यूलर फील्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए किस तरह से मतलब ग्राफ आता है वो देख लेते हैं। तो अगर हम ससेप्टिबिलिटी को ऊपर रख दें और टेम्परेचर को नीचे रख दें, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, एक पर्टिकुलर TC के बाद हमारा बिल्कुल पैरामैग्नेटिक की तरह आएगा ग्राफ। पीछे हमने देखा था उसका भी ऐसे ही आता है, लेकिन TC से नीचे बिलो टेम्परेचर के लिए, इसमें TC से जब बिलो टेम्परेचर हमारा होगा तब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब आप पता नहीं कर सकते ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी, कैसे आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इससे नीचे जो होगा ये फेरोमैग्नेटिक की तरह वर्क करेगा, जब टेम्परेचर TC से ऊपर पहुंच जाएगा तो पैरामैग्नेटिक की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ससेप्टिबिलिटी यहाँ नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है। ठीक है, वहीं अगर इसी को हम 1/काई और इस तरह से कर दें T-TC/C, तो ये आ जाएगा T/C-TC/C। ये ग्राफ सा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन ग्राफ से बहुत क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। तो अब 1/काई को हम रखेंगे y एक्सिस पे और टेम्परेचर को रखेंगे x एक्सिस पे। तो ये अगर y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा, t जो है हमारा x है तो 1/c क्या है, स्लोप आ जाएगा, और ये क्या है हमारा y इंटरसेप्ट आ जाएगा -TC/c। तो ये लाइन जहाँ पे कट करेगी y एक्सिस को वो -TC/c होगा। स्लोप 1/c है, ये 1/काई इधर है, t इधर है। ठीक है, और अभी अगर हम देखें तो TC/C क्या होता है, TC/C होता है लैम्डा। तो TC/C को लैम्डा रख देंगे तो ये क्या है, इस वैल्यू को माइनस लैम्डा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखने हैं, ग्राफ बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के जो होती है मैग्नेटाइजेशन, उसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस क्या होती है। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन तो मैंने बताई दी, जो एक डोमेन के अंदर वो सब के सब एक तरफ को पैरेलली अलाइन हो जाते हैं, उसी को हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो उसकी रिलेशन डायरेक्ट आपको याद रखनी है, ये 0 पे मैग्नेटाइजेशन है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, और ये T टेम्परेचर पे उसकी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, वो इक्वल टू है AT⁵ इसे हम ब्लॉच T3/2 लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो और ये पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि जब हमारा टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के पास होगा, ठीक है, TC के पास होगा और नीचे से ऊपर की तरफ हो जा रहा होगा, मतलब TC के पास पहुंच रहा होगा फ्रॉम बिलो द TC। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन कैसे होगी, T⁻T⁵ और बीटा 1/2 होता है। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर केस। बट जब हाई T से TC की तरफ को आप अप्रोच करोगे तो हमारी ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T-TC गामा इक्वल टू -1 हो जाएगा फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स, और काई सपोज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/T-TC, वो यहाँ से आ गया, -1 रखोगे तो ये हो जाएगा। और इसी के थ्रू हमें पता चल रहा है कि अगर T=TC हो जाएगा तो वो डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी हमें काई की। ठीक है, जैसा कि पीछे ग्राफ में भी देखा था, TC पे क्या थी, डिसकंटिन्यूटी थी, वो इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच कर जाती थी। ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी मोटी मोटी सी हैं, इनके लिए ज़्यादा डिस्कशन अभी ज़रूरी नहीं है, ये आगे जाके आएंगी। ठीक है, तो अभी जितना बस बता रहे हैं उतना देख लो। मैग्नॉन्स क्या होते हैं, मैग्नॉन्स क्या होते हैं, जो वेव पैकेट्स होते हैं ना, स्पिन वेव। ठीक है,
तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारा स्पिन करता है उससे जो एक वेव फॉर्म होती है उसी उस पर्टिकुलर, जैसे हमारे फोटॉन्स होते हैं उसकी वेव्स भी होती है, पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का हमारा वेव नेचर है, ठीक है, तो उस वेव नेचर को जो एक चीज़ हमें दिखाएंगे, हम उसको पर्टिकुलर किस चीज़ से बोलते हैं, मैग्नॉन बोलते हैं उससे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और डिस्पर्सन रिलेशन क्या होती है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के की पावर टू, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल रिलेशन जो होती है जनरल वो ये होती है ओमेगा प्लस टू के की पावर एस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नॉन्स होते हैं उसके लिए एस की वैल्यू टू होती है, इसलिए यहाँ पर के की पावर टू रखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो वो होती है हमारी डी अपॉन एस, मतलब टी की पावर डी अपॉन एस। डी क्या है, ऊपर डायमेंशन है, नीचे एस क्या है, यही हमारा स्पिन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पिन तो टू आ जाएगा डायरेक्ट इससे, और डायमेंशन अगर थ्री डायमेंशन पूछा, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, ठीक है, ये यहाँ से आ गया, डी डायमेंशन है। और टू डायमेंशन में आ जाएगा, टू बाई टू वन हो जाएगा, ऐसे ही वन डायमेंशन वन बाई टू हो जाएगा। बाकी अगर सभी मटेरियल के लिए तुम्हें एक रिलेशन निकालनी है तो एक जनरल रिलेशन निकल के आती है, सी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर थ्री इन थ्री डी। बूस्टर साइड हो जा, और टी की पावर टू होता है टू डी के लिए, और टी हो जाएगा वन डायमेंशन के लिए। तो ये बोसॉन पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है। मेनली बोसॉन्स और फर्मियोन्स के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो फर्मियोन्स होते हैं और इनमें बस स्पिन का डिफरेंस होता है। जो हमारे फर्मियोन्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है फ्रैक्शन में होती है, जैसे वन बाई टू, थ्री बाई टू, फाइव बाई टू, इस तरह से। और जो बोसॉन्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है वो इंटीजर्स में होती है, ठीक है, लाइक वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। चलिए अब आगे आ जाता है हमारे हिस्टैरिसीस लूप के ऊपर। तो आपने वैसे हिस्टैरिसीस लूप पढ़ा होगा नॉर्मली, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाके बताऊंगा चीज़ों को किस तरह से होती हैं। तो ये हमारी मैग्नेटाइजेशन है इस वाले पॉइंट वाई एक्सिस पे, और हमारी एच इंटेंसिटी जो है वो इस तरफ है। तो अभी एक नॉर्मल हमारी स्टार्टिंग में लाइन करते हैं, ये हमने स्टार्ट करा है यहाँ से, एच फील्ड बढ़ाना स्टार्ट किया तो मैग्नेटाइजेशन हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जाएगा, और ये पीछे मैंने बताया था सैचुरेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बताओ नीचे एन म्यू टाइप होती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी तीन स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो स्टेजेस डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मान लो ये दो डोमेन है, एक डोमेन के अंदर इस तरफ को बस सारे सारे बने हुए हैं, एक के अंदर इस तरफ को सारे सारे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती कि हाँ भी एकदम से यहाँ से इधर को चेंज हो गए, इससे इधर को चेंज हो गए। तो ये काफ़ी ठीक ठाक बाउंड्री होती है जिसके अंदर मानो इस तरह से ऐसे 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 करके टर्न होते चले जाते हैं ये, ठीक है। तो अब जब आप एच बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ये वाले इधर को टर्न होने स्टार्ट होंगे, और ये वाले इधर को टर्न होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा बीच की बाउंड्री है ये गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा कि जब ये फिर दोनों के दोनों ही एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम इसे बोलते हैं रिवर्सिबल वॉल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर यहाँ के बाद आप इसे छोड़ दोगे तो ये वापस से इसी को ट्रेस कर देगा, ठीक है, और ये अपनी वही अलाइनमेंट में आ जाएंगे, कोई ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं इनके अंदर। उसके बाद इरिवर्सिबल वॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब अब वॉल हमारी इरिवर्सिबल वापस उस स्टेट में नहीं जाएगी जिसमें पहले थी, जो पहले में चले जा रही थी, ठीक है। और इसके बाद तो फिर ये है कि अब तो हो गया भाई, एक तरफ को अलाइन हो गया, अब नहीं कुछ फ़र्क पड़ता। अब अगर आप एच को डिक्रीज़ करोगे तो ये वापस अपने पुराने स्टेट पे नहीं जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रिटेंट हो जाएगी। मतलब अगर ये इधर को आए हैं तो ओवरऑल जो रहेगी वो लास्ट में जाके कुछ ना कुछ बचेगी, ठीक है। मतलब आपने कुछ वर्क किया है तो अब वो स्टोर हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी भी बोलते हैं और रेमेनेंट फील्ड भी बोलते हैं, एम आर को, ठीक है। और अभी इसे एम एच कर्व है ये। और उसके बाद अगर आप एच को डिक्रीज़ करोगे तो ये फिर मैग्नेटाइजेशन जो है ज़ीरो भी हो जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे वो। तो एस सी एट द माइनस एस सी इट विल टेंस टू ज़ीरो, ओके। देन फर्दर इंक्रीज जब करोगे आप, ठीक है, नेगेटिव साइड में, तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। और ये फिर वो सेम जैसे ऊपर हुआ था वही कर्व ट्रेस करेगी, और अब ये एक लूप बन जाएगा, ठीक है। तो एच सी जो है हमारी वो क्या है, कोएर्सिव फील्ड है। ये क्या है, एम को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो एक तरीके से टर्म वही बताया।
तो जब हमारा बी एच प्रेजेंट नहीं था तो मैग्नेटाइजेशन क्या है हमारी, ज़ीरो है, ठीक है। और जब एच आ गया तब हमारी ज़ीरो नहीं है। तो यही बात समझने वाली है यहाँ पे। अभी इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट्स पे और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे, हार्ड मैग्नेट, सॉफ्ट मैग्नेट, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करेंगे तो उससे क्या पता चलता है कि इस परमानेंट मैग्नेट जब ही होगी जिसकी रिटेंटिविटी अच्छी होगी, ठीक है, मतलब ये चीज़ अच्छी खासी होगी। और उसका मतलब किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पे वो एकदम से ख़त्म तो नहीं हो जाएगी उसके अंदर की मैग्नेटाइजेशन, उस पर डिपेंड करती है। तो याद रखना है आपको, एस सी लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कोएर्सिव फील्ड जो है वो लार्ज होना चाहिए। कोएर्सिव फील्ड लार्ज होने का मतलब है कि उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो एकदम से ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है। तो वो परमानेंट मैग्नेट बनने से मतलब काफ़ी सही रहेगी। उसी को परमानेंट मैग्नेट हम बनाना चाहेंगे जिसके अंदर मतलब एकदम से मैग्नेटाइजेशन जीरो ना हो। और वो डिपेंड नहीं करेगी किस पे, एम आर पे, ठीक है। एम आर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एस सी ज़्यादा होना चाहिए अगर परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो। उसी को हम हार्ड मैग्नेट भी बोलते हैं। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ वगैरह उठाई जाती हैं वो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी पास करके मैग्नेट बना के उन्हें उठा लेते हैं। और अगर कोई एक हमारा परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो वो भी इसी मीडियम से बनाई जाती है कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर रख देते हैं उसे, जो इंडक्शन कोइल्स होती हैं, तो उसके अंदर क्या है मैग्नेटाइजेशन हो जाती है। और अगर वो हार्ड मैग्नेट है तो रिटेंट कर लेती है। तो अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, एस सी वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर मेनली होता क्या है कि ए सी फील्ड जाता है, तो बार बार चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, मतलब मैग्नेटाइज होता है, डिसमैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। तो इस सब के अंदर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होता है। तो वो वर्क से मतलब जो हीट है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन जितना स्मॉल होगा उतनी ही हमारा हीट लॉस कम होगा। तो उसके लिए क्या है, ये कर्व बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वर्क डन को दिखाता है और हीट को दिखाता है। तो अभी आप देखेंगे इसे अगर स्मॉल करना है तो एस सी बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, एस सी स्मॉल होना चाहिए और एम आर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये कर्व काफ़ी स्मॉल हो जाएगा। तो एस सी वेरी स्मॉल, एम आर शुड वेरी लार्ज, ये हैं कंडीशंस। और इसी को हम सॉफ्ट मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट मैग्नेट का एग्जांपल स्टील है, ठीक है, स्टील को हम मतलब सॉफ्ट मैग्नेट में कंसिडर करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लो एरिया रिक्वायर्ड, ओके, होप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। तो जैसे हमारा फेरोमैग्नेटिज्म में था, ठीक है, उसके अंदर क्या था, डोमेन्स थे, उनकी एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट थी। इसके अंदर बिल्कुल उल्टा होता है, इसके अंदर कोई भी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नहीं होती है, मतलब डोमेन्स के अंदर कोई भी पैरेलली अलाइन नहीं होते हैं, सबके सब एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं। जैसे दे रखा है ए बी, तो इनकी नेट मैग्नेटाइजेशन जो होगी, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, वो जीरो होगी, ठीक है। तो नो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। इसके अंदर जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी रिलेशन होती है 2C/T+Tn। ये T ग्रेटर दैन Tn के लिए है, ठीक है। Tn यहाँ पे नील टेम्परेचर है। तो नील टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है कि ये भी एक वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जिसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो Tn वही टेम्परेचर है और उससे ऊपर के टेम्परेचर के लिए ये रिलेशन हमारी फॉलो होती है। T लेस देन जब Tn होगा तो ये इट विल वर्क एज एंटी फेरो, ओके। T ग्रेटर दैन Tn इट विल वर्क एज पैरामैग्नेटिक मटीरियल। अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो ग्राफ में क्या है हमारा, ये दिखा रखा है T ग्रेटर दैन Tn हो गया। और होप क्लियरिटी सही होगी, मुझे तो पता नहीं चल रहा है क्लियरिटी कैसी आ रही है। जैसे हमने पीछे एक रिलेशन पढ़ी थी, वहाँ पे क्या था, टी सी था। टी सी इक्वल टू क्या आया था, लैम्डा सी, सॉरी क्या था पीछे, टी सी इक्वल टू सी लैम्डा था।
इस तरह से ही यहाँ पे भी हमारा एक रिलेशन है जो कि Tn इक्वल टू म्यू सी है। आप आपस में इन्हें अलॉग करके याद रख सकते हो। वहाँ पे हमारा लैम्डा था वीज फील्ड कांस्टेंट, यहाँ पे हमारा म्यू है मीन फील्ड कांस्टेंट बोल देते हैं इसे, और ये क्यूरी कांस्टेंट ही है, और नील टेम्परेचर ही Tn हो गया। ठीक है, तो जब T हमारा Tn से कम होगा तब हमारा ये वाला जो रीज़न है ये हमारा एंटी फेरो के लिए है और ये हमारा पैरा के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा दो तरह से रिलेशन आती है। वैसे तो ये चीज़ डिटरमाइन करना काफ़ी मतलब यहाँ तो हो जाता है, वहाँ पे नहीं होता। कहाँ पे नहीं होता? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर यहाँ पे हो जाता है। तो ये दो तरह की हमारी ससेप्टिबिलिटी दिखाता है। एक तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो तुम बाहर से प्रोवाइड करा रहे हो वो हमारा परपेंडिकुलर है टू द अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल्स। तो परपेंडिकुलर जब होगा हमारा तब तो आएगी ये वाली रिलेशन, और जब पैरेलल होगा ये इधर को है तो ये भी पैरेलल होगा तो आएगी ये वाली रिलेशन। ठीक है, तो जो हमारी परपेंडिकुलर वाली रिलेशन होगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है जब T टेंड्स टू जीरो होगा। जब T बिल्कुल जीरो के आसपास पहुंच जाएगा ना तब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी टेम्परेचर के। लेकिन जो पैरेलल वाली है वो लीनियरली इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। ये दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह लीनियरली जा रही है। ठीक है, मतलब जब T जीरो के आसपास है तब तो आएगी पूरी लीनियर, उससे आगे में भी थोड़ा सा कर्व हो। ठीक है, तो अब यहाँ के सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ ज़्यादा इतने हार्ड नहीं है। अब जब बहुत टेम्परेचर लो हो, ठीक है, या फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हाई हो, ठीक है, तब हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी हिस्टैरिसीस लूप देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है क्योंकि नॉर्मल तो देना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर तो कुछ वैसा परमानेंट होता ही नहीं। तो बट ये भी दे देते हैं जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई हो और टेम्परेचर बहुत लो हो। एक रिलेशन अगर हम देखें तो फिर ये बन जाएगी। ठीक है, 1/काई इक्वल टू यहाँ से निकालिए ये। ठीक है, T प्लस टी इधर चला जाएगा, 1 किधर आ जाएगा, तो ये आ गया T/2C प्लस Tn/2C। अब यहाँ पे भी 1/काई और T के बीच में प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो स्लोप क्या आ जाएगा 1/2C और y इंटरसेप्ट क्या आएगा Tn/2C। तो Tn/2C और ये आ गया इधर, और जब आप देखोगे y इक्वल टू ज़ीरो, वाई मतलब ये वाला इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा ये क्या आ जाएगा t इक्वल टू -Tn आ जाएगा। तो -Tn आ गया यहाँ पे। ठीक है, और Tn/2C क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था Tn/C इक्वल टू म्यू होता है, तो ये μ/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये y इंटरसेप्ट जो है μ/2 के इक्वल होता है। अभी ये हमने सारे मटेरियल्स पढ़ लिए। अभी इनके जो कॉमन ग्राफ होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो उन्हें यहाँ देख लेते हैं। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1/काई और T के बीच में देखेंगे ग्राफ। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्या होता है, जीरो से पास होती है। ठीक है, पीछे हमने देखी थी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या है, ये स्लोप नेगेटिव में जाता है यहाँ पे। ठीक है, और एंटी फेरो के लिए अभी अभी देखा हमने, ये ऊपर की तरफ से जा रहा है। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। और ये जो हमारी फिफ्थ लाइन है ये है पॉली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। पॉली पैरा क्या है, नॉर्मली हर एक मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर। ठीक है, कंडक्टर जो हमारा कंडक्शन बैंड है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो वो पॉली पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इन जनरल सभी मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए है। और सेकंड ग्राफ क्या है, अब 1/काई नहीं है, अब काई है और टी है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा, ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होगा, ये वाला होगा, जिसमें हमारा इधर की डिटरमाइंड नहीं है, इधर की डिटरमाइंड है। ये हमारा टीसी हो जाएगा, टीसी से ऊपर ही हमारा आता है फेरा। और फेरा क्या है, ये पैरा की तरह वर्क करता है इससे आगे। और ये है हमारा कौन सा, एंटी फेरो, और ये Tn हो जाएगा। ठीक है, Tn क्या है हमारा, नील टेम्परेचर। ठीक है, उससे पीछे क्या है, ये इस तरह से वर्क करते हैं, ये एक्स परपेंडिकुलर, ये एक्स पैरेलल के लिए। ठीक है, पैरेलल परपेंडिकुलर मतलब वही है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। ठीक है, और नीचे हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो ये रहेगी नेगेटिव आती है काई, सबको पता है आपको। और ये पॉली पैरा के लिए स्मॉल बट पॉजिटिव, स्मॉल बट नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक।
और ये ग्राफ्स आपको ऑफ क्लियर हो गए होंगे। और मैग्नेटाइजेशन सैचुरेशन क्या होती है हमारी, जो मतलब एक बार के बाद पैरेलल हो जाती है ना लाइन, जब आप एच बढ़ाते चले तो एम भी बढ़ रही है, उसके बाद एक टाइम के बाद हो गई पैरेलल, तो उसे सैचुरेशन बोलते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, एन म्यू होती है। एन कंसनट्रेशन है और म्यू हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है ही। और म्यू कैसे निकाला जाता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो आज का लेक्चर हम यहीं से रोकते हैं। अगले लेक्चर में क्या है, मैग्नेटिज्म के एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, वो लास्ट लेक्चर होगा मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के अंदर मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर होगा। उसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो पूछे हुए हैं, उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।